जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो जैसा कि जो ज्ञान बिंदु वाले सर जो द्रोह के बुक निकाले हैं, तो उसका यह चौथा वीडियो होने वाला है। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते। और इस बुक का जो PDF है वो चाहिए तो टेलीग्राम फर्स्ट वीडियो का जो वीडियो में लिंक टेलीग्राम का है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और शुरू करते हैं। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, पाली थी। प्राकृत किसका था, तो महावीर स्वामी का, जो आगे चल करके देखेंगे यहाँ दिया गया है। जो प्राकृत है वह महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत थी। ठीक है, अब देखिएगा जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें ज्योतिपुंज यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए और थोड़ा देख लेते हैं इसका डिस्कशन। गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के संवादों की भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। अब आगे देख लेते हैं यह प्राकृत में क्या क्या है। तो प्राकृत में देखिएगा भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं पाली की। यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। पाली जो है यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, पूर्व में बिहार से लेकर के पश्चिम में कहाँ तक, हरियाणा राजस्थान तक, उत्तर में नेपाल यानी उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। कौन सा भाषा, तो पाली भाषा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी भाषा में बौद्ध साहित्य यानी त्रिपिटक की रचना की गई। तो बौद्ध जो साहित्य है त्रिपिटक, इसकी रचना किस भाषा में की गई, तो पाली में की गई। क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसी प्रकार का रिवीजन करना होगा। बुक होगा, अगर रिवीजन करने का मन होगा तो रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संस्कृत यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से उत्पन्न है। जो आधुनिक जितना भाषाएं हैं इसी से क्या है, उत्पन्न है। अब देखिए जो मगधी भाषा है, मगधी में भोजपुरी और मैथिली मिल जाता है। जो मेरे गांव का क्षेत्र है उसमें यही है। जैसे कि अगर हमको सब्सक्राइब करना है तो हम ऐसे बोलेंगे, देख सब्सक्राइब कर दहू। ठीक है, जैसे थोड़ा सा के वीडियो समय से मिल जातो तो सब्सक्राइब कर देना है। इसी प्रकार से भोजपुरी और मैथिली मिला करके जो मगधी है उसका है, यानी मगध के क्षेत्र वाला। यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर पर। 32 नंबर देखिएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर ज़्यादा जानना है तो आगे तो दिया हुआ रहता है। जैसे 12 जनवरी युवा दिवस, भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी हो गया। 1 मई हो गया तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई हो जाता है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई हो जाता है। इस प्रकार से आगे इसमें तो डिस्कशन दिया ही है। चलिए अब डिस्कशन की ओर चलते हैं 32 नंबर के। यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखिए,
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि 1 मई विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस 1 मई, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, आगे है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 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 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, सॉरी अगर यहाँ गड़बड़ा गया होगा तो आप लोग। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से दिया गया है। जैसे देखिए विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य, जो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, उसका मनाने का उद्देश्य विश्व एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है, विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा 1988 में हुआ। WHO द्वारा कब हुआ? तो 1988 में, यानी कि विश्व को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा कब हुआ? तो 1988 में हुआ, 1988 में। ठीक है, अब चलते हैं आगे 33 नंबर। 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? निम्नलिखित में से कौन जो है रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो आपको पता होना चाहिए जो रक्षा मंत्रालय में इसमें 5 विभाग आते हैं। कितना विभाग आते हैं? 5 विभाग, जिसमें से पहला 5 विभाग आते हैं, जिसमें से पहला कौन है? तो पहला तो रक्षा विभाग हो गया। पहला क्या हो गया? रक्षा विभाग। दूसरा का सैन्य विभाग, दूसरा का क्या हो गया? सैन्य कार्यक्रम विभाग, सैन्य कार्य विभाग। रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। और 5वां क्या है? भूतपूर्व सैन्य विभाग, भूतपूर्व सैन्य विभाग। तो इसमें से ये तीनों है, ठीक है। और जो चौथा नंबर रक्षा वित्त विभाग, ये नहीं है। तो ABC इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। पहला है रक्षा विभाग, दूसरा का है सैन्य कार्य विभाग, तीसरा का है रक्षा उत्पाद विभाग, चौथा है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, 5वां है भूतपूर्व सैन्य कल्याण विभाग। ठीक है, 5 विभाग हो गया। इसमें दिया गया 5 विभाग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बुक ही बेहतरीन है। देखिए बी में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभाग आते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभाग आते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है ना विभाग, जो अभी हम बताएं। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, भूतपूर्व सैन्य कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग का यहाँ से सैन्य कार्यक्रम, सैन्य कार्य विभाग इत्यादि से मिलकर बना है कौन? तो रक्षा मंत्रालय। तो उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा रक्षा मंत्रालय में कितना विभाग होते हैं। बिल्कुल सही, 5 विभाग होते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों संबंधी कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामलों, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामलों, विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय के लिए भी जिम्मेवार है। कौन सा? तो रक्षा विभाग। चलिए आगे है रक्षा उत्पाद विभाग। रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव होते हैं। इस विभाग के प्रमुख एक क्या होते हैं? सचिव होते हैं। और यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित आयातित सामानों, उपकरणों तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के स्वदेशीकरण, आयुध थोड़ा फट गया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आयुध देख लेते हैं क्या, निर्माणियों, आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों को विभागीय
उत्पादन यूनिटों को आयोजन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, इसका ये हो गया। आगे देखिए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, इस विभाग के प्रमुख एक सचिव है, यानी रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, इन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और संभारिकी के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों के लिए अनुसंधान डिजाइन तथा विकास योजनाएं तैयार करना है। ठीक है, देखते हैं इसका छोट होता है कि ना। थोड़ा छोट हो जाएगा तो काम कर जाएगा, थोड़ा सा छोट हुआ है। अब देखिए, इसमें जो हम 5वां नंबर बताए थे, भूतपूर्व सैन्य कल्याण विभाग, ये 5वां नंबर है। भूतपूर्व सैन्य कल्याण विभाग। भूतपूर्व सैन्य कल्याण विभाग, इस विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों संबंधी कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। अब देखिएगा, जो रक्षा मंत्री होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रक्षा मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी जो नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया? तो बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र कहाँ खोला गया? डिप्लोमेटिक स्टेशन कहाँ खोला गया? तो चेन्नई में खोला गया। कहाँ खोला गया? चेन्नई में। अब देखिएगा, बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोला गया। इसकी घोषणा 7 अगस्त 2017 को की गई थी। यानी कि जो बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया था उसकी घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 2017 को की गई थी। ठीक है, चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि इसमें याद हो जाएगा। देखिए, फुटबॉल में ध्यानचंद 2017 में किसे सम्मानित किया गया? यानी 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल है ना, फुटबॉल इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो सैयद शाहिद हकीम को किया गया। सॉरी, देखिएगा यहाँ थोड़ा बाहर चल गए थे, काम आ गया था। तो 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। सैयद शाहिद हकीम को वर्ष 2017 ईस्वी में फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2017 में दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। यह क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार, यानी नगद जो पैसा दिया जाता है, रुपया दिया जाता है, वो 10 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 10 लाख। अब देख लेते हैं 2022 में किसको किसको सम्मानित किया गया ध्यानचंद पुरस्कार से। अश्विनी अकुंजी को एथलेटिक्स में दिया गया। एथलेटिक्स में अश्विनी अकुंजी को दिया गया। धर्मवीर सिंह को हॉकी में दिया गया। धर्मवीर सिंह को किस में दिया गया? हॉकी में दिया गया। बीसी सुरेश को कबड्डी में दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 36 नंबर से देखिएगा, यहाँ से लगा कि हाँ हम कुछ वीडियो में सीखे हैं, यहाँ से मज़ा आएगा।
और यह टॉपिक मज़ेदार भी है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। चलिए विस्तृत जानकारी पूरा इसमें पढ़ लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। लॉर्ड कर्जन वह 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से विभाजन लागू हो गया था। यानी कि कहने का मतलब है जो लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, बंगाल विभाजन का विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी से स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन का जन्म हुआ। उसी से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्या हुआ? जन्म हुआ। यहाँ देखिएगा 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उसने सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में एक राज दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। ठीक है, वही दिल्ली दरबार में वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सम्राट की ओर से क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया। उसके बाद देखिए खेला होगा। इसी समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। कब की गई? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और 1912 में मूर्त रूप दिया गया, यानी कि स्थापित कर दिया गया। ठीक है, चलिए लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत का वायसराय के पद पर रहे थे। लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत का वायसराय के पद पर रहे थे। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया? आरसी मजूमदार ने किया। आगे देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये बहुत ही अच्छा यहाँ से रहेगा, क्या कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट जो होता है ना, रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। काला कानून कहा जाता है। बिल्कुल सही, काला कानून। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917। रॉलेट एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919। कौन सा वायसराय? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय थे। इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं, जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में जो घटना घटा है उसके बारे में।
स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो था ना वो बंगाल विभाजन के घोषणा को बहिष्कृत करने के लिए 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा हुआ स्वदेशी आंदोलन की। यानी कि ऐसा समझ लीजिए स्वदेशी आंदोलन इसलिए उसका घोषणा किया गया 1905 में, किस लिए? बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए, इसके विरोध में किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919, 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट, स्प्राइट पीते हैं ना, वही है, छोटा स्प्राइट हमको लिए, स्प्राइट, स्प्राइट, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए। विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को स्प्राइट नाम दिया गया। सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है उसको क्या नाम दिया गया? स्प्राइट नाम दिया गया। कुछ देखते हैं इसमें से। 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू स्टारसैट, ब्रेक थ्रू स्टारसैट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। यानी कि 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू स्टारसैट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद देख लीजिए, विश्व के सबसे छोटे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया, स्प्राइट नाम दिया गया। ये अंतरिक्ष यान इसरो, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, बिल्कुल सही, के PSLV C-38 द्वारा, PSLV C-38 द्वारा प्रक्षेपित इटली के उपग्रह मैक्स बेलियर और लातविया के उपग्रह बेंटा फर्स्ट पर संलग्न किया गया था। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रक्षेपित इटली के उपग्रह मैक्स बेलियर और लातविया के उपग्रह बेंटा फर्स्ट पर संलग्न किया गया था। किसको? हाँ बिल्कुल सही, स्प्राइट को। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। केवल 4 ग्राम वजनी प्रत्येक अंतरिक्ष यान की लंबाई और लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, और इसे सौर ऊर्जा संचालित रेडियो सेंसर, सोलर सेल्स, मैग्रोमीटर, माइक्रो कंट्रोलर आदि संलग्न है। चलिए इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं। भारत द्वारा अप्रैल यानी 19 अप्रैल 1975 को पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। यानी भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया, यानी कि कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। यह पूर्णतः तकनीक से निर्मित था। भास्कर द्वितीय को 20 नवंबर 1981 ईस्वी में कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया। यानी भास्कर द्वितीय को 20 नवंबर 1981 ईस्वी में कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जिसके द्वारा टेलीमेट्री, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान पर आंकड़े जुटाए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें इनसेंट 1KA यह एक भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेंट का हिस्सा था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेंट का क्या था? हिस्सा था। 38 का देखिएगा। 38 का, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो बिल्कुल आप सबकी दादा भाई नौरोजी, सबका दादा भाई नौरोजी। भारतीय आय
को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी। चलिए, भारत में पहली बार सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कब प्रकाशित हुआ? 1867 में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल्य कारण बताया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। इसका अगला, आजा भाई। हाँ, अब देखिए, एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, अब देखिए वही हम पूछने वाले थे लेकिन नीचे दे दिया है। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो एनी बेसेंट ने की 1917 में। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्ष चुने गए। अब बताइए प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में? जल्दी, 75, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री की जो क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। चलिए, इतना सही। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और उसके बाद एक क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए आगे, ये तो यादें होगा, बिल्कुल, उम्मीद है, पूरा भरोसा। चलिए देखिए, प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम संबोधन निम्न है। जैसे देखिए, भगत सिंह शहीद ए आजम, भगत सिंह शहीद ए आजम, भगत सिंह शहीद ए आजम। ध्यान से सुनिएगा, 5-6 बोलेंगे याद हो जाएगा। भगत सिंह शहीद ए आजम, भगत सिंह शहीद ए आजम। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑन इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, 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 श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी। उसके बाद आगे अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति, अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद देश रत्न। चित्तरंजन दास देशबंधु मित्र, चित्तरंजन दास देशबंधु मित्र। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक। अब देखिए यहाँ से, राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 1984 से लेकर के 89 तक था। ठीक है। लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 47 से लेकर के 51 तक के। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आएगा एकदम VVI 40 नंबर, पूरा जो मिनी संविधान होता है ना 40 में भर दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करती है? तो आर्टिकल क्या है? 44 है,
सॉरी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है। अब इसमें हम देख लेते हैं और फिर आगे भी देखेंगे तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। जैसे 40वां संविधान संशोधन जल्दी बताइए, 1976 बिल्कुल सही। 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल सही। 39वां संविधान संशोधन 1975 बिल्कुल सही। तो 39वां 1975, 42वां 1976, 40वां 1976, 44वां 1978, यह संविधान संशोधन याद हो गया होगा। अब एकदम स्पीड में चलेंगे। देखिए 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। ठीक है, वापस भेजता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वां संविधान संशोधन किया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन में जो परिवर्तन किया गया उसी को बदलने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार अंतरिक्ष अशांति के स्थान पर बदल करके शस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। शस्त्र विद्रोह शब्द को क्या किया गया? शामिल किया गया। शस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जो भी बताया है 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। आगे है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। 40वां संविधान संशोधन 1976, 40वां संविधान संशोधन 1976, 40वां संविधान संशोधन इसके द्वारा 9वीं अनुसूची के कुल अधिनियम शामिल किए गए। किसके द्वारा? इसके द्वारा 9वीं अनुसूची के कुल अधिनियम शामिल किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधन में अधिक व्यापक था। इस कारण इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा गया। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्न है। देखिए यहाँ से खेला हो वो संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व में तीन नए निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। पहला नंबर है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के क में। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 के क में। पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क में। उसके बाद देखिएगा एक नए अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यानी कि एक नए अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़ करके भाग कितना 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। चलिए आज का लास्ट ही हो जाएगा 40 नंबर तक, फिर अगले वीडियो में देखेंगे और
विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके, जो 42वां संविधान संशोधन था ना, उसमें विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन आया, तो वह फिर 44वां संविधान संशोधन कब, 1978 को, इसको 6 वर्ष से घटा कर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये था आज का सेशन यानी वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए फिर से बता देते हैं, तो फर्स्ट वीडियो पर जाइए, उसका जो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि क्या चीज़ का पीडीएफ चाहिए। आप आते हैं और उसमें से हट जाते हैं तो क्या फ़ायदा हमको। हम तो आप ही के लिए ग्रुप बना रखे हैं कि हाँ, जो पीडीएफ बुक नहीं खरीद पाए हैं वो जा कर के बुक खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाएंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ लेंगे। तो आपका मन भाई, आइए जाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।